हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोगों ने शिक्षण अभिरुचि को लेकर एक विशेष सीरीज चलाई हुई है, जिसके क्रम में हमारा आज का टॉपिक है वृद्धि एवं विकास, यानी कि बालकों में वृद्धि एवं विकास। इसके अलावा वृद्धि एवं विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों में वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास में आनुवांशिकी एवं वातावरण का प्रभाव। तो दोस्तों, इसके लिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि विकास किसको बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें विकास की, विकास का मतलब क्या होता है दोस्तों? डेवलपमेंट। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि दोस्तों एक यूनिवर्सल प्रक्रिया है जो कि जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम होता है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं जो गर्भकाल से मृत्यु पर अंत तक निरंतर प्राणी में प्रकट होता है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? विकास दोस्तों, हम विकास और वृद्धि, ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि विकास और वृद्धि एक ही चीज है, लेकिन दोस्तों ये अलग अलग है। वास्तव में जो विकास है दोस्तों, वो एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें केवल शारीरिक पहलू को ही नहीं सम्मिलित किया जाता। इसमें दोस्तों मानसिक एवं संवेगात्मक व्यवहारों को भी जोड़ा जाता है, यानी कि उनके विकास को भी तरजीह दी जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। विकास दोस्तों हमेशा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है, ओके, जबकि वृद्धि एक समय बाद रुक जाती है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर जैसे आपकी हाइट है, हाइट आपकी लगातार बढ़ती चली जाती है एक समय तक, लेकिन आपका जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है, ओके। तो जो वृद्धि है वो आपका एक तरीके से विकास का दोस्तों शारीरिक पहलू है, ओके। इसमें शरीर की कोशिकाओं में परिवर्तन होता है और इसी के कारण क्या होता है, हमारे शरीर में आकार प्रकार में परिवर्तन होता है। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि आपके शरीर में जो आकार में परिवर्तन होता है वो क्या है, वो आपकी दोस्तों अभिवृद्धि है या फिर वृद्धि है। इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। एक चीज और है कि जो वृद्धि है, वृद्धि की तरह विकास कभी भी रुकता नहीं है। कहने का मतलब है कि जब से आप जन्म लेते हैं दोस्तों, तब से मरने तक विकास चलता रहता है, ओके। तो यहां पर देखिए क्या चीज लिखी हुई है कि विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है, यानी कि दोस्तों कि एक तरीके से ये क्रमबद्ध परिवर्तनों की श्रृंखला है, ओके, यानी कि एक सीरीज है जिसमें आपका क्रमबद्ध तरीके से परिवर्तन होता रहता है, ओके। तो इसी के कारण से क्या होता है, व्यक्ति में आपकी दोस्तों नवीन विशेषताओं का उदय होता है तथा पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। ये चीज को अपने ध्यान में रखना है, ओके। तो जो विकास है दोस्तों वो क्या होता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें आपका सिर्फ शारीरिक विकास नहीं, इसमें बौद्धिक, मानसिक और संवेगात्मक व्यवहारों के विकास को भी तरजीह दी जाती है। तो ये है दोस्तों विकास। आपको समझ में आना चाहिए कि जो डेवलपमेंट है वो आपका काफी ब्रॉड चीज है, जबकि आपकी जो अभिवृद्धि है यानी कि जो ग्रोथ है वो उसी का एक पहलू है। इसको आपने ध्यान में रखना है कि अभिवृद्धि विकास का ही एक शारीरिक पहलू है, ओके। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने बाल विकास की डेफिनेशन भी लिखी है, तो इसी तरीके से हम बाल विकास को भी समझ सकते हैं। तो ये विकास किसके संबंध में हम बात करेंगे, बालक के संबंध में बात करेंगे। तो बालक के बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक आदि व्यवहारों के विकास को हम क्या बोलते हैं, बाल विकास कहते हैं, ओके। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है, ओके। तो ये चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ, तो अभिवृद्धि विकास का ही एक क्या है, शारीरिक पहलू है। इसमें शरीर की कोशिकाओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप शरीर के आकार में भी परिवर्तन होता है। आकार और प्रकार में दोनों में परिवर्तन होता है, यानी कि शेप एंड साइज। आप समझिए, आकार और प्रकार का मतलब क्या है, शेप एंड साइज, यानी कि आपके शेप में भी चेंज होगा और साइज में भी परिवर्तन होगा। अब जो फ्रैंक है, फ्रैंक ने भी इसकी डेफिनेशन दी है कि शरीर एवं व्यवहार के किसी भी पक्ष में होने वाला परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाता है, यानी कि ग्रोथ कहलाती है। तो अगर आपके शरीर एवं व्यवहार में कोई भी परिवर्तन होगा तो दोस्तों वो क्या कहलाएगी, अभिवृद्धि कहलाएगी, ठीक है ना। ध्यान रहे हमेशा कि अभिवृद्धि एक समय बाद रुक जाती है, जबकि विकास हमेशा निरंतर चलता रहता है। काफी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर वृद्धि और विकास में अंतर को भी लिखा है। इससे भी आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी कि जो विकास है और वृद्धि है इसमें क्या अंतर है, ठीक है ना। हमेशा ध्यान में रखिए दोस्तों कि जो वृद्धि है
उसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है, यानी कि मात्रा में परिवर्तन होता है। जैसे कि आपकी हाइट है, आपकी हाइट आज 5 फीट है, आपकी 1 साल बाद 5 फीट 1 इंच हो गई किसी बच्चे की हाइट, ठीक है ना। तो यानी जो वृद्धि है वो ऊर्ध्वाधर में, एक तरीके से हम कहते हैं ना, एक होता है हॉरिजेंटल, एक होता है वर्टिकल। तो वर्टिकल हम कह सकते हैं कि वर्टिकल इंक्रीज को दर्शाता है कि वर्टिकली आप कितना इंक्रीज कर रहे हैं, ओके। जबकि विकास में आपका क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है ना। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि विकास में गुणात्मक परिवर्तन होता है, यानी कि क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं, जबकि वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन आते हैं। वैसे जो हरलॉक है, आपने इनका नाम सुना होगा, हरलॉक, ठीक है, ये एक मनोवैज्ञानिक थे। इनका लेकिन मानना था कि जो विकास है उसमें मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे विकास है, विकास आपका व्यक्ति के विभिन्न क्षेत्रों में होता है, जैसे कि मैंने बात करी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, ठीक है ना, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, इन सभी में क्या होता है, विकास होता है। लेकिन उन्होंने माना था कि जो वृद्धि है, हम कह सकते हैं कि जो विकास है वो आपका मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन को मानता है। तो ये इनका मानना था। लेकिन जनरली अगर बोला जाएगा तो वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है, जबकि विकास में आपका गुणात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है। इसके बाद वृद्धि एक साधारण प्रक्रिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन ही सम्मिलित होता है, जबकि विकास एक जटिल प्रक्रिया है। क्योंकि अभी हमने इसमें बोला कि भाई इसमें सभी परिवर्तन आ जाते हैं ना, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, है ना। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, हम कह सकते हैं कि इसमें जो आप चीजें सीखते हैं या परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं तो आप व्यवस्थित तरीके से बढ़ते हैं, और एक क्या है, क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है। इसलिए क्या है ये दोस्तों एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, इसको आपने ध्यान में रखना है। अब इसके बाद वृद्धि का जो अर्थ है वो आपका क्या है, संकुचित है, ठीक है ना। क्योंकि ये आपका क्या है, विकास के ही एक कंपोनेंट में से एक है, विकास का ही अवयव है, ठीक है ना। जबकि विकास का जो अर्थ है वो क्या है दोस्तों, काफी ब्रॉड है, व्यापक है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके शारीरिक के संग संग, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, संवेगात्मक, सामाजिक, सभी तरह के इसके पहलू हैं, ठीक है ना। संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास, सभी इसके अंतर्गत आते हैं, ओके। इसके बाद वृद्धि आपकी गर्भकालीन अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक वृद्धि की तीव्र गति होती है, तत्पश्चात इसमें क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, ओके। और 18 से 20 वर्ष की आयु तक रुक जाती है। कहने का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा दोस्तों कि गर्भकालीन अवस्था में से किशोरावस्था तक जो वृद्धि होती है उसकी गति काफ़ी तीव्र होती है, ओके। जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जब उसका हम कह सकते हैं ना ग्रोथ है वो क्या होती है, 12 वर्ष तक की आयु तक बहुत तेज़ी से उसकी जो हम कह सकते हैं ना, बहुत तेज़ी से उसकी वृद्धि होती जाती है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक, उसके बाद उसकी जो वृद्धि है थोड़ा सा रुक सी जाती है, ठीक है ना। और 18-20 साल की आयु में उसकी जो वृद्धि है थोड़ा क्या हो जाती है, रुक जाती है। पहले थोड़ा धीमी हो जाती है और फिर क्या होती है, रुक जाती है, ठीक। लेकिन जो आपका विकास है वो आपका क्या होता है, गर्भकालीन अवस्था में विकास आपका क्या होता है, तीव्र गति से होता है। और परिपक्वता, जब मैच्योरिटी आ जाती है उसके बाद इसकी गति क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। तो आपने ध्यान में रखना है कि गर्भकालीन अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक वृद्धि की गति क्या होती है, तीव्र होती है, उसके बाद धीमी हो जाती है, और 18 से 20 साल की आयु पर ये रुक जाती है। लेकिन जो गर्भकालीन अवस्था है उसमें विकास की गति काफी तीव्र होती है, लेकिन जब मैच्योरिटी आती है इसके बाद इसकी गति मंद पड़ जाती है, लेकिन ये कभी रुकती नहीं है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद वृद्धि भौतिक विकास है, ओके, जो कि हमने डिस्कस किया। विकास आपका क्या है, गुणात्मक विकास है, यानी कि वृद्धि में आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ठीक, और जबकि विकास में आपका क्वालिटेटिव डेवलपमेंट होता है, ओके। वृद्धि सामान्यतः मापनीय है। मापनीय का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जिसको मापा जा सकता है। जैसे अपने यहाँ पे हाइट का अपने मेजरमेंट, जनरली क्या होता है कि वृद्धि को आप माप लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन विकास में आप मापन विशिष्ट परीक्षणों से ही संभव होता है। आप डेवलपमेंट को जनरली मेजर नहीं कर पाते, कुछ इसके लिए विशिष्ट परीक्षण बने हुए हैं, उन्हीं से आप क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं, ओके। तो ये चीजें दोस्तों आपने ध्यान में रखनी है कि वृद्धि और विकास, इसमें क्या क्या अंतर है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। देखिए, विकास की विभिन्न अवस्थाएं, आई होप कि आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, लेकिन हम इसके बारे में ज़्यादा लंबा नहीं, बिल्कुल शॉर्ट में इसके बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेंगे। एग्जाम की दृष्टि से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो विकास की विभिन्न अवस्थाएं, देखिए दोस्तों, विभिन्न जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने विकास की विभिन्न व्यवस्थाएं
दिखाई हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से वर्गीकरण किया है। तो देखिए इसमें यहाँ पर कुछ आपके मनोवैज्ञानिक हैं जैसे रॉस हैं, इन्होंने कैसे किया था, इनके अनुसार दोस्तों विकास की जो अवस्थाएं हैं इन्होंने चार मानी है। शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ठीक है, शैशवावस्था को इन्होंने माना है जन्म से 1 से लेकर 3 साल। इसके बाद पूर्व बाल्यावस्था को इन्होंने माना है 3 से लेकर 6 साल। उत्तर बाल्यावस्था को इन्होंने 6 से 12 साल और किशोरावस्था को इन्होंने माना है 12 से लेकर 18 साल। तो आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि जो रॉस है, रॉस के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो उन्होंने 4 मानी है, इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हरलॉक के द्वारा भी जो वर्गीकरण किया गया है वो भी काफी इंपॉर्टेंट माना गया है, जो बाल विकास एवं बाल अध्ययन की दृष्टि से मतलब हम कह सकते हैं सामान्य जनरल माना गया है कि जो सभी के लिए एक्सेप्टेबल है। समझ में आ रहा है ना कि सबसे ज्यादा जो हम कह सकते हैं रिलायबल रिजल्ट है वो आपका हरलॉक के द्वारा माना गया है। इसको हम एक एक करके दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। इनके अनुसार विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित है। तो सबसे पहले देखिए कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आती है गर्भावस्था, या हम इसको बोल सकते हैं गर्भकालीन अवस्था, यानी कि पेरेंटल पीरियड। तो इसमें आपका क्या होता है, गर्भाधान से जन्म के समय तक की जो अवस्था है इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, गर्भ अवस्था या गर्भकालीन अवस्था। तो इसमें मैंने क्या बोला था कि इस अवस्था में विकास की गति क्या होती है, काफी तीव्र होती है, अन्य अवस्थाओं से तीव्र होती है। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। जितनी भी आपकी रचना है, भार या फिर आकार में वृद्धि या आकृति का निर्माण इसी अवस्था में होता है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो इसमें जितने भी परिवर्तन होते हैं वो मुख्यतः क्या होते हैं, शारीरिक होते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो गर्भावस्था आप समझ गए। इसके बाद आता है शैशवावस्था। अब शैशवावस्था क्या होती है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं इन्फेंसी। ठीक है, आप इसको इंग्लिश में भी ध्यान में रखें, इन्फेंसी। तो जन्म से लेकर जो 2 सप्ताह या हम कह सकते हैं 15 दिन की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, शैशवावस्था बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम वैसे देखा जाए तो समायोजन यानी कि बोलते हैं एडजस्टमेंट। ओके, एडजस्टमेंट, ये भी ध्यान में रखना है। इस अवस्था को दोस्तों समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है, इसको काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दोस्तों क्या होते हैं कि जो आपके जो माता पिता है वो आपके क्या होते हैं, उचित देखभाल करते हैं बच्चे की, तो उसका नए वातावरण के संग समायोजन किया जाता है। क्योंकि बच्चा तो जब पैदा होता है तो उसके बाद उसको क्या होता है, वातावरण के संग समायोजन बैठाना होता है। तो उसके लिए कम से कम उसको कितने दिन दिए जाते हैं, 15 दिन तो लगेंगे ही ना समायोजन के संग वातावरण में। तो माँ बाप क्या करेंगे, उसकी उचित देखभाल करेंगे, तो उसको समायोजन के लिए कितने मिलते हैं, जन्म से 2 सप्ताह। तो इसको एडजस्टमेंट की अवस्था भी कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है शैशवावस्था। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इसके बाद आती है बचपनावस्था या बचपन अवस्था। अब बेबीहुड, इसको क्या बोलते हैं, यह अवस्था आपकी क्या होती है दोस्तों, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की होती है। ओके, कहने का मतलब यह है कि यह अवस्था आपकी दोस्तों एक तरीके से दूसरों पर निर्भर होने वाली व्यवस्था है। ठीक है ना, तो इसमें जैसे क्या होता है कि इसमें काफी बच्चे में संवेगात्मक विकास होते हैं। संवेगात्मक विकास का मतलब है कि उसमें संवेगों का विकास होता है। जैसे प्रमुख संवेग कौन कौन से होते हैं दोस्तों, प्रसन्नता है, क्रोध है, हर्ष, या फिर हम प्रेम, घृणा, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, संवेग होते हैं। ठीक, तो इसमें दोस्तों बच्चों में संवेगात्मक विकास काफी प्रमुख रूप से होता है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। बचपन अवस्था में संवेगों का काफी तेजी से विकास होता है। ठीक, तो इसलिए इस अवस्था को संवेग प्रधान अवस्था भी कहा जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था यानी कि हम इसको बोल सकते हैं, दोनों को मिला के क्या बनती है दोस्तों, बाल्यावस्था। फिर बाल्यावस्था को क्या किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में, इसको आपने ध्यान में रखना है। बाल्यावस्था का मतलब क्या होता है दोस्तों, चाइल्डहुड। ठीक, तो दोस्तों ये जो अवस्था होती है इसमें शारीरिक और मानसिक विकास होता है बच्चे का ज्यादातर। इससे पहले वाली में क्या हुआ था, संवेगात्मक विकास हुआ था, लेकिन इसमें क्या होता है, शारीरिक और मानसिक विकास होता है। ठीक है ना, तो इसको आपने 2 अवस्थाओं में बांटा है। पूर्व बाल्यावस्था जो जनरली क्या होती है, तीसरे साल से स्टार्ट होती है, 6 साल तक चलती है, मतलब इसको 2 से 6 साल मान सकते हैं। ठीक है ना, जैसे ऊपर वाली हमने 2 साल तक मानी थी ना, तो तीसरे से 6 वर्ष यानी कि 2 से 6 वर्ष। और जबकि उत्तर बाल्यावस्था होती है इसको 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था मान सकते हैं। इसमें जो बालक होते हैं दोस्तों वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के अधिक हो जाते हैं, मतलब कि इनमें इस अवस्था में बालकों में जिज्ञासु यानी कि क्यूरियोसिटी की प्रवृत्ति पनपती है जाता है। ठीक है ना, जिससे वो
अपने माता पिता से काफ़ी सवाल करते हैं या अपने शिक्षकों से भी काफ़ी तरह तरह के सवाल करने लग जाते हैं, तो इसमें जिज्ञासु प्रवृत्ति अधिक हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अवस्था में बालक में जिज्ञासु प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, तो बाल्यावस्था में होती है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी चीज़ है कि इसमें जो बालक हैं उनमें समूह प्रवृत्ति, देखिए समूह में रहना पसंद करते हैं बच्चे, समूह प्रवृत्ति। कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालकों में समूह प्रवृत्ति किस अवस्था में हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा होती है, तो बाल्यावस्था में बालकों में समूह प्रवृत्ति का सबसे ज़्यादा विकास होता है। बालक अपने साथियों के संग रहना खेलना अधिक पसंद करते हैं, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो बाल्यावस्था आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद आती है दोस्तों वय संधि, ठीक है ना। वय संधि अब क्या है, देखिए दोस्तों जो वय संधि है वो बाल्यावस्था, इससे पहले वाली क्या थी, बाल्यावस्था, और इसके बाद आएगी किशोरावस्था। तो एक तरीके से वय संधि क्या है, बीच में एक सेतु है, बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड और एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था। तो इसके मिडिल का जो पॉइंट है वो क्या है, एक तरीके से वय संधि है, ठीक है ना। तो वय संधि क्या है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने वाला एक तरीके का क्या है, ब्रिज है। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अवस्था काफी कम समय की होती है, साफ साफ आप देख सकते हैं 12 से 14 वर्ष की, ठीक है ना, लेकिन ये शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपने ध्यान में रखना है कि जो यौन अंग होते हैं, ठीक है ना, जो यौन अंग होते हैं उनकी परिपक्वता का विकास, यानी कि उनमें क्या आती है, मैच्योरिटी आती है, ठीक है ना। बालिकाओं में जनरली ये मानी जाती है 11 से 13 साल, ठीक है, और बालकों में 12 से 13 साल, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। तो 12 से 14 बन गया टोटल एवरेज में। तो ये चीज आपने ध्यान में रखना है कि वय संधि यानी कि पुबर्टी, ये क्या चीज है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जो बालकों में या बालिकाओं में जितना भी आपका जो यौन जो अंग है उनके विकास की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अवस्था मानी जाती है। ये चीज़ को आपने ध्यान में रखना। तो यौन अंगों की परिपक्वता का विकास वय संधि के दौरान होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है, ठीक है। इसके बाद आती है किशोरावस्था। अब किशोरावस्था को भी हम क्या करते हैं, दो अवस्थाओं में बांट लेते हैं, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था, यानी कि जो 13 साल से प्रारंभ होकर 21 साल तक चलती है, ठीक है ना। तो 13 साल से 17 साल तक क्या चलेगी, पूर्व किशोरावस्था, और 18 से 21 तक क्या चलेगी, आपकी उत्तर किशोरावस्था, ठीक है ना। तो ये अवस्था काफी इंपॉर्टेंट मानी गई है। इस अवस्था में बालकों में समस्या की अधिकता होती है, एक तरीके से कल्पना में वो अधिक जीते हैं, और एक सामाजिक अस्थिरता होती है, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो इसमें शारीरिक और मानसिक समायोजन में भी बहुत ज़्यादा बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट अवस्था है, इसके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इस समय पे क्या होता है ना, बच्चों में कई तरह के शारीरिक और मानसिक परिवर्तन आते हैं, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि जो उनका संवेगात्मक और एक तरीके से जो उनका जीवन है वो उसका स्वरूप काफ़ी क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक। तो ये चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि जो किशोरावस्था है वो बहुत ही हम कह सकते हैं काफ़ी संघर्षों और कह सकते हैं ना संघर्षों और तूफानों की अवस्था है। स्टेनले हॉल का भी आपका ये कथन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है किशोरावस्था, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है प्रौढ़ अवस्था। अब प्रौढ़ अवस्था क्या है, देखिए प्रौढ़ अवस्था का मतलब है अडल्टहुड। तो किशोरावस्था के पश्चात क्या होगा, 21 से 40 वर्ष की जो अवस्था होगी प्रौढ़ अवस्था कहलाएगी। और इसमें जो व्यक्ति है अपने जीवन में जितने भी लक्ष्य हैं उनको पाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो एक तरीके से इसको ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर जो आदमी है वो अपनी फैमिली बसाने की कोशिश करता है, यानी कि पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की अवस्था भी इसको मान सकते हैं, ओके। इसके बाद आती है मध्यावस्था यानी कि मिडिल एज। तो 41 से 60 साल की जो आयु है उसको मध्यावस्था माना जाता है। और इसमें भी क्या होता है, ज़्यादातर शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। तो इस अवस्था में जनरली आदमी क्या करेगा दोस्तों, सुख शांति चाहेगा और प्रतिष्ठा का जीवन जीने की एक तरीके से इच्छा करेगा या कामना करेगा, ओके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मध्यावस्था, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगली जो लास्ट आती है दोस्तों वो आती है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था यानी ओल्ड एज, 60 साल के बाद 60 साल के बाद इसको हम क्या बोलते हैं, वृद्धावस्था बोलते हैं। तो जीवन के अंत तक ये मानी जाती है 60 साल के बाद, ठीक। तो इस अवस्था में क्या क्या होता है दोस्तों, हास यानी कि डेप्रिसिएशन होने लग जाता है, ठीक है ना। यानी इसको हास की अवस्था भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो एक तरीके से यानी इसमें कमी होने लग जाएगी। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखेंगे। और इसमें क्या होता है कि जितनी भी आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं तो उनका क्या होता है दोस्तों, कमी आने लगती है उसमें, इसलिए इसको हास की अवस्था भी बोला जाता है, हरास,
ठीक है, मैं सही तरीके से बोल नहीं पा रहा हूँ, इसको अपने ध्यान में रखना। मतलब इसको मैं सिंपल वर्डों में बोलूँगा तो क्या बोलूँगा, कमी। तो आपकी जितनी भी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं हैं उनमें कमी आने लग जाएगी, आपकी जो स्मरण शक्ति है वो भी कम होने लग जाएगी, यानी आप चीज़ों को भूलने लग जाएंगे। तो आदमी बुढ़ा होता है तो यही तो होता है फिर ना। तो ये चीज़ें आप समझ में आ गए, ठीक है ना। तो आप हरलॉक ने इस तरीके से वर्गीकरण किया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से 11 अवस्थाओं के बारे में हमने दोस्तों अभी तक जिक्र किया। वैसे देखा जाए तो वैसे तो 9 अवस्थाएं हैं, लेकिन बाल्य अवस्था भी 2 हैं और किशोर अवस्था भी 2 हैं, तो कुल मिला के 11 बन जाती हैं। तो इस चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है दोस्तों बालक के विभिन्न आयामों में विकास। जैसे कि अभी हमने दोस्तों डिस्कस किया था कि जो विकास होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, है ना, ये भाषाई विकास। तो ये सारे के सारे विकास हैं क्या, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि जो विकास है वो किस किस तरीके का होता है। जैसे कि अभी हमने पहले बोला शारीरिक विकास। अब शारीरिक विकास क्या होगा कि जो इसके अंतर्गत क्या होगा, बालक के शरीर के जितने भी बाह्य या हम कह सकते हैं आंतरिक अवयवों का विकास शामिल है, ठीक। तो अब बाह्य परिवर्तन कैसे होते हैं, जैसे ऊंचाई में परिवर्तन या शारीरिक अनुपात में वृद्धि, जितना भी आपका जो हम तरीके से जो एक तरीके से क्या है जो स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बाह्य विकास। अब आंतरिक अवयव क्या ठहरे, आंतरिक अवयव मतलब क्या है कि वो आपके बाहर से तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन अंदर ही अंदर उनका क्या होता है दोस्तों, वो भी विकास होता रहता है, ठीक है ना। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। अब बालक में शारीरिक विकास होना, इसका भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये 2 तरीके से 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो है आपका कि अनुवांशिक, ठीक है ना, यानी कि आपके माता पिता पे डिपेंड करेगा, और दूसरा होगा कि वातावरण, ठीक है, कि आपको कैसा वातावरण मिल रहा है। अब बच्चे को अगर अच्छे से हम कह सकते हैं कि जैसे सपोज करो कोई बच्चा है, अगर उसको घर में पर्याप्त रूप में पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि उसका शारीरिक विकास और वृद्धि रुक जाए, है ना। तो जो शिक्षक है उसको भी क्या होता है, इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। जो शारीरिक वृद्धि और विकास पर ही जो बालक के अनुवांशिक गुणों का भी प्रभाव का भी पता लगता है, और किस परिवेश में उसकी देखभाल हो रही है इसका भी हम कह सकते हैं, इसका भी पता लग सकता है, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बच्चा है, अगर हम उसमें जैसे उसकी वृद्धि है या उसका जो भी विकास है, तो उसमें उसके हम देख सकते हैं कि जो अनुवांशिक गुणों के प्रभाव का भी पता लगा सकते हैं, और किस परिवेश में उसकी देखभाल हो रही है उसका भी हम पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी शिक्षक है उसको इसकी पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। इसी जानकारी के आधार पर जो शिक्षक है वो बालक के स्वास्थ्य या इससे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनसे अवगत हो सकता है। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि शारीरिक विकास कैसे होता है और शिक्षकों को इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है, ठीक है। इसके बाद आता है मानसिक विकास। अब क्या है मानसिक विकास, देखिए इस अवस्था में होता क्या है कि जैसे जो बालक होते हैं ना, काफी चंचल होते हैं, तो उनकी जो चंचलता है वो समाप्त हो जाती है, और एक तरीके से जो उनकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है वो विकसित हो जाती है, और एक तरीके से उनकी जो स्मरण शक्ति है वो भी बढ़ जाती है, ठीक। ये चीज को आपने ध्यान में रखना है। जैसे देखा होगा कि जैसे लड़कियां हैं वो लड़कों की अपेक्षा ज्यादातर रटने की शक्ति उनमें अधिक होती है, ठीक है ना। और जैसे जो किशोर होते हैं वो ज्यादातर कल्पना में अधिक घूमते हैं और दीवा स्वप्न के भी शिकार हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज को आपने ध्यान में रखना है कि इसी तरह से जैसे कल्पना का विकास है वो आपका लड़कों में लड़कियों से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक। और उनकी तर्क शक्ति भी बढ़ जाती है और अनेक रुचियां भी उनमें पैदा हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे लड़के हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि जैसे फुटबॉल, कबड्डी और इनमें ज़्यादा रुचि लेते हैं, जबकि लड़कियां क्या करती हैं, नाच गाने या ड्रामा या संगीत इसमें ज़्यादा वो लेती हैं। इसी तरह से जैसे लड़के हैं वो शरीर को अधिक मजबूत बनाने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, लड़कियां श्रृंगार पर अधिक ध्यान देते हैं, ठीक है ना। और तो ये सारी चीजें आपकी क्या एक तरीके से मानसिक विकास के क्या है दोस्तों, पहलू है। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपकी क्या है दोस्तों, मानसिक विकास के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आता है संवेगात्मक विकास। इसके बाद आता है दोस्तों संवेगात्मक विकास। संवेग का मतलब क्या होता है दोस्तों, भाव। तो भाव का अर्थ का मतलब क्या है दोस्तों, जो कि व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जैसे कि भय, क्रोध, है ना, घृणा, आश्चर्य, स्नेह,
ये सारे के सारे क्या हैं, संवेग के उदाहरण हैं। अब जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ेगी तो उसमें क्या होता है, इन संवेगों का भी विकास होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, संवेगात्मक विकास बोलते हैं। ठीक है ना। तो जो संवेगात्मक विकास है दोस्तों, मानव में वृद्धि और विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है ना। तो जो व्यक्ति का संवेगात्मक व्यवहार उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उसके बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है ना। तो अब जब शिक्षक की यहाँ पर क्या जिम्मेदारी हो जाती है, शिक्षक की जिम्मेदारी हो जाती है दोस्तों कि वह बच्चों के संवेगात्मक विकास में भरपूर योगदान दे। कैसे? अब इसके लिए क्या है कि जो बालक है उनको शिक्षकों का पर्याप्त सहयोग और स्नेह मिलना चाहिए। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो उनके व्यक्तित्व के विकास के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो बालक है उसके आपको कभी भी स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे। ठीक है ना। आप उसके स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों कि बालकों के संवेगात्मक विकास के पहलुओं को ध्यान में रखकर ही बालक का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आता है दोस्तों संवेगात्मक विकास के अंतर्गत। इसके बाद आता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। सामाजिक विकास में हम कह सकते हैं कि जो किशोर है उसकी रुचि जनरली परिवार से हट जाती है और बाहरी दुनिया की तरफ आकर्षित हो जाती है। तो कभी कभार तो ऐसा भी हो जाता है कि जैसे किशोर है वो अपने माता पिता के प्रति कठोर व्यवहार भी अपना सकता है, और लेकिन क्या होता है कि वो जितने अपने फ्रेंड है ना या संगी साथी हैं उनको कभी छोड़ता नहीं है। ठीक है। और माता पिता जैसे उसको कोई सजेशन दे तो उसको लगता है कि वो उसको बस क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं। ठीक है। इसमें ये भी होता है कि वो आसानी से आत्मसमर्पण भी नहीं करता है, लेकिन अपनी बात को मनवाने के लिए जिद पर भी अड़ा रहता है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी क्या होती है दोस्तों, सामाजिक विकास में आती है। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर कभी कभार क्या होता है कि जो किशोर हैं वो अपने भविष्य के प्रति इसमें अधिक सजग रहते हैं। ठीक है ना। और अधिकांश समय कुछ पढ़ने लिखने में भी लगाते हैं। कुछ किशोर की बात हो रही, सभी की बात नहीं हो रही है। ठीक है ना। और इस अवस्था में दोस्तों क्या होता है, जो किशोर है वो अपने लिए क्या चुनता है, आदर्श चुनता है। अब जैसे आदर्श कौन हो सकता है, कोई अध्यापक भी हो सकता है, खिलाड़ी भी हो सकता है, विद्वान, या फिर कोई फिल्मी स्टार, है ना, कोई भी हो सकता है। ठीक। तो अब इसमें सबसे बड़ा खतरा क्या है कि अगर इस भावना को सही दिशा नहीं मिलेगी तो उसका अस्तित्व क्या हो सकता है, खतरे में पड़ सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि जो टीचर है उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो यहाँ पर उसको सही दिशा में, हम कह सकते हैं सही दिशा में एक तरीके से पथराई की तरह काम करें, सही दिशा उसको दिखाए। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट होता है शिक्षक के लिए। तो शिक्षक ही क्या बन सकता है, उसके लिए आदर्श बन सकता है। ठीक है ना। वो गलत लोगों की संगत में ना जाए, गलत लोगों को अपना आदर्श ना चुन ले। यही यहाँ पर एक शिक्षक की भूमिका दिखाई पड़ती है। तो इसके बाद आता है भाषाई विकास। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें भाषाई विकास की तो भाषाई विकास भी दोस्तों एक तरीके का होता है संज्ञानात्मक विकास। ठीक है ना, यानी कि कॉग्निटिव। अब देखिए संज्ञानात्मक विकास के अगर हम बात करें तो ये क्या है, देखिए इसमें मानसिक योग्यता बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना निभाता है। क्योंकि जो भाषा का तात्पर्य क्या है, देखिए भाषा का तात्पर्य है कि एक तरीके का सांकेतिक साधन जिसके माध्यम से क्या होता है, बालक अपने विचारों और भावों का संप्रेषण करता है। ठीक है ना, और दूसरे के विचारों और भावों को समझता है। ठीक। अब जैसे भाषाई योग्यता में क्या क्या आ सकता है, जैसे आप मौखिक रूप से अभिव्यक्ति करते हैं अपनी, या आप सांकेतिक अभिव्यक्ति करते हैं, या फिर आप लिखित रूप से किसी को अभिव्यक्ति करते हैं, तो ये सभी इसमें क्या होते हैं, शामिल होता है। अब भाषाई योग्यता एक तरीके से क्या है दोस्तों, ये कौशल है जिसे कि क्या दोस्तों अर्जित किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये कौशल है, इसको अर्जित करने की प्रक्रिया में बालक क्या होती है, बालक जब जन्म लेता है तो तभी से क्या होती है, आरंभ हो जाती है। पहले वो क्या करता है दोस्तों, अनुकरण करता है ना, वातावरण के संग अनुक्रिया, और कहने का मतलब है कि एक तरीके से सीखता है, मतलब धीरे धीरे दूसरे लोगों का क्या करता है, अनुकरण करता है। तो जैसे अगर हम बात करें जन्म से लेकर 8 माह तक, तो इस दौरान क्या होता है, बालक को किसी भी शब्द की जानकारी नहीं होता। लेकिन 9 से 12 माह, जब 9 से 12 माह हो जाते हैं, इसके बीच वो 3 से 4 शब्दों को सीखने समझने लग जाता है। ठीक है। उसके बाद जब 1.5 साल के अराउंड का वो होता है तो 10 से 12 शब्दों की उसको जानकारी हो जाती है, और 3 साल के बाद लगभग उसको 1000 शब्द समझ में आने लग जाते हैं, 1000 अराउंड पे। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, उसमें भाषाई विकास होता रहता है, और 16 साल की आयु तक बालक लगभग 1 लाख शब्दों को सीख लेता है, मतलब उसको 1 लाख शब्दों को समझने की योग्यता उसमें विकसित हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भाषाई विकास है दोस्तों, वो आपका क्या होता है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेके चलती है। और एक तरीके से क्या होता है कि ये आपकी क्या होती है, लिखने पढ़ने
से भी आती है। मतलब एक तरीके से जब वो लिखता है, पढ़ता है, तो उसमें भी धीरे धीरे उसका क्या होता है, भाषाई विकास होता चला जाता है। ठीक है ना। तो पहले बाल्यावस्था में क्या करता है, धीरे धीरे एक शब्द को पढ़ता है, लिखता है, और फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद उसमें संप्रेषण, हम कह सकते हैं ना, संप्रेषण का भी उसमें काफ़ी हम की योग्यता भी उसमें लगातार विकसित होती चली जाती है। तो इस तरीके से पहले वो जो ये योग्यता होती है वो धीरे धीरे होती है बाल्यावस्था में, बाद में जो क्या होती है इन कौशलों में उसकी गति आ जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, भाषाई विकास बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है मनोगत्यात्मक विकास। तो दोस्तों अगर हम बात करें मनोगत्यात्मक विकास की, इसको हम क्रियात्मक विकास भी बोलते हैं दोस्तों। इसमें आपका जो व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियां होती है ना, उनके विकास से इसका संबंध है कि कितनी आपकी क्रियात्मक शक्तियां, क्षमताएं या फिर योग्यताओं का विकास होता है, वही दोस्तों क्या होता है, मनोगत्यात्मक विकास होता है। अब क्रियात्मक शक्ति या हम क्षमताओं या योग्यताओं के विकास का क्या मतलब है, ऐसा हम कह सकते हैं ऐसी शारीरिक व गतिविधियां या हम कह सकते हैं क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियां और तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। तो वहां पर आपका क्या आता है, मनोगत्यात्मक विकास। जैसे कि आप चलना, बैठना ना, तो अब जैसे क्या होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, वो ऐसे कार्य करने को में अक्षम होते हैं, मतलब वो कर नहीं पाते। अब बच्चे तो चल फिर नहीं पाते, लेकिन जैसे जैसे उनकी शारीरिक वृद्धि और विकास होती है या फिर उनके उम्र बढ़ने के साथ साथ ना, उस तरह की योग्यताओं का दोस्तों उसमें क्या होता है, विकास होता है। ठीक है ना। तो जो क्रियात्मक विकास है, बालक के शारीरिक विकास, स्वस्थ रहने और हम कह सकते हैं स्वावलंबी होने के लिए, और या फिर हम कह सकते हैं कि उसके उचित मानसिक विकास के लिए काफी सहायक होता है। तो इससे क्या होता है, बालक में दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कोई भी बालक है अगर वो चल फिर नहीं सकता है, तो उसमें आप देख सकते हो कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस में कभी नहीं आ सकता। ठीक है ना। तो क्रियात्मक विकास के अभाव में बालक में क्या होता है, अगर वो अभाव है तो बालक में विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास में क्या हो सकती है दोस्तों, बाधा पहुंच सकती है। ठीक है ना। तो क्रियात्मक विकास के बारे में शिक्षकों को काफी इंपॉर्टेंट है, या हम कह सकते हैं बालकों के क्रियात्मक विकास के स्वरूप और उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना शिक्षकों के लिए काफी आवश्यक होता है। ठीक है ना। क्योंकि इसी से शिक्षक को पता लगता है कि बालकों में विभिन्न कौशलों का विकास कैसे कराया जा सकता है। ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो बालक है, बालक में मनोगत्यात्मक विकास क्या होता है, इसको समझना एक शिक्षक के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि भाई क्रियात्मक विकास है क्या। क्रियात्मक विकास सिंपली इसका मतलब है दोस्तों कि ऐसी शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं जिनको संपन्न कराने के लिए किसका होता है, मांसपेशियों का प्रयोग होता है, या हम कह सकते हैं तंत्रिकाओं की गतिविधियों का प्रयोग होता है। बस ये आपको ध्यान में रखना। तो जैसे इसमें चलना, बैठना ना, तो ये चीज़ें आपकी क्या आती है दोस्तों, मनोगत्यात्मक विकास के दोस्तों अंतर्गत आती है। ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अभी हमारा इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द ख़त्म कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।